नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आज हम लोग प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन भारत शुरू होता है उसके बारे में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही स्लो स्पीड में चलेंगे, आप चाहें तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर क्या है? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर। ठीक है, याद रखिएगा जो ये आक्रमण था पहला अरबी आक्रमण था। कैसा आक्रमण था? पहला अरबी आक्रमण था। भारत में मुसलमान दो प्रकार के पाए गए, मतलब आए, बाहर से आए। जो एक तो आए थे अरबी और एक आए थे तुर्की। ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ये यहाँ पर मुसलमानों का है। ठीक, या तो अरबी आएंगे या तुर्की आएंगे। तो सबसे पहले अरबी आए, और अरबी में कौन आया था सबसे पहले? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। अरबी कब आया था? 712 ईस्वी में। अभी तुर्क की हम लोग आगे बात करेंगे। कौन आया था? तो ये भी यहाँ लिख देता हूँ। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये भारत में सबसे पहले आया था। ठीक है, अब ये जब आएगा तो आक्रमण कहाँ करेगा? तो इसने पहले आक्रमण किया था सिंध प्रांत पर। कहाँ आक्रमण किया था? सिंध प्रांत पर। अच्छा, जब सिंध प्रांत पर करेगा तो कोई ना कोई तो वहाँ राजा होगा। तो याद रखिएगा वहाँ राजा कौन था? चच वंश का राजा था दाहिर। नाम क्या था? चच वंश का राजा था, उसका नाम था दाहिर। तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। तो देखो यहाँ कह रहा है कि जो ये कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ये दाहिर किस वंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा ये चच वंश से संबंधित था। सिंध पर शासन कर रहा था। कहाँ पर? सिंध पर शासन कर रहा था। आगे चलते, राजा दाहिर किस वंश के शासक थे? तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर सके कि चच राजवंश के। तो चच वंश के राजा कौन थे? दाहिर। मैं बार बार इसलिए बोलूंगा कि आपको सुन करके याद हो जाए। दाहिर। तो चच वंश के राजा कौन थे? दाहिर थे। दाहिर कहाँ शासन करते थे? सिंध पर। सिंध पर आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? तो यहाँ पर किया 712 ईस्वी में। किस क्षेत्र पर किया? सिंध के क्षेत्र पर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। कह रहा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? रावर का युद्ध हुआ था। दाहिर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? रावर का युद्ध। ठीक है, तो आपसे पूछे रावर का युद्ध कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम और कौन था? दाहिर था। दोनों के बीच हुआ था 712 ईस्वी में। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया था? दाहिर की हत्या कर दी थी। राजा दाहिर की पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने जौहर किया था? उस समय भारत में जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो राजा दाहिर की पत्नी थी रानी बाई। नाम क्या है? रानी बाई। इन्होंने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। ये किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी, याद रखिएगा, राजा दाहिर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इस बात का हम लोगों को पता कैसे चला कि ये सब चीज़ हो रही है? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो अच्छा बताओ, उस समय किस वंश का शासक था? चच वंश का। तो चच नामा हो जाएगा। ठीक है, यही इसके बारे में बताएगा। ठीक है, चचनामा के लेखक कौन है? वैसे तो अली अहमद को माना जाता है, लेकिन अगर अली अहमद ना हो तो इसके लेखक की जानकारी
नहीं है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चच वंश के राजा कौन थे? दाहिर थे। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चचनामा पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो चचनामा लिखी किसने है? लेखक अली अहमद ने। मैंने आपको बताया था इसके लेखक कौन है? अली अहमद इसके लेखक हैं। और किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। ठीक है। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई, इसका अरबी अनुवाद कर दिया गया था। ठीक है। किसने किया था? अली कूफी ने किया था इसका अनुवाद। किसने? अली कूफी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद, अरबी भाषा में सॉरी, अनुवाद कर दिया था। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन की। पहला पूछेगा चचनामा पुस्तक किसने लिखी? चचनामा लिखी किसने? तो इसके लेखक हैं अली अहमद। इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया? चूंकि अरब देश के यात्री आए थे तो अरबी में अनुवाद करेंगे, क्योंकि वो भारतीय भाषा में लिखा हुआ था तो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अब अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए कोई ना कोई तो होगा, तो वो कौन था? अली कूफी। कौन था? अली कूफी। तो इसका आंसर अली कूफी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो कोई ना कोई तो भेजेगा। तो याद रखिएगा इराक का गवर्नर था कौन? अल हज्जाज ने इसको भेजा था। खलीफा अलग होता है, खलीफा भी आगे आएगा। भेजा किसने था? मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने। इराक का गवर्नर था और ये गवर्नर किसका था? खलीफा का गवर्नर था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो याद रखिएगा ये भेजा था इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने। वहाँ उस समय गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। ठीक है। अब देखो ये अल हज्जाज का कौन था? एक तरीके से सेनापति मान लो या गुलाम मान लो, सेनापति मान लो या इसका गुलाम मान लो। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसको मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? अल हज्जाज ने। ठीक है। उस समय मुस्लिम खलीफा कौन थे जिसके आदेश पर आक्रमण हुआ था? आदेश किसने दिया था? तो उस समय आदेश दिया था खलीफा अल वालिद ने। ठीक है। अगर खलीफा पूछे तो कौन था? अल वालिद। मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। अगर खलीफा पूछे तो कौन था? अल वालिद। गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। सब अल से याद रखना है। अल हज्जाज। ठीक है। भारत पर सिंध पर आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। अब आगे देखो सिंध के किस बंदरगाह पर अरब जहाजों को लूटा गया था? तो कौन सा बंदरगाह था? देवल बंदरगाह। सिंध के किस बंदरगाह पर अरब जहाजों को लूटा गया था? तो वो कौन सा बंदरगाह था? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह कहाँ पड़ता है? सिंध में। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी का पार्ट है। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो याद रखिएगा जो मोहम्मद बिन कासिम आया था इसने जजिया कर, जजिया लिखा है जजिया, याद रखिएगा। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसमें कौन कौन से लोग नहीं जजिया देते थे? तो ब्राह्मण नहीं देते थे, महिलाएं नहीं देती थी, बच्चे और दिव्यांग नहीं देते थे। ठीक है। तो ये सब मुक्त थे इससे। कौन कौन से? ब्राह्मण, महिला, बच्चे और दिव्यांग। जजिया था क्या? याद रखिएगा ये एक गैर मुसलमान कर था। जो भी मुसलमान नहीं है उनको ये कर देना पड़ता था। ये कैसा कर था? गैर मुसलमान कर था। ठीक है। आगे बात करते हैं। सिंध के विजय के बाद
कासिम ने किस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा किया था? तो सिंध का एक क्षेत्र था मुल्तान, उस पर कब्जा कर लिया था, मुल्तान क्षेत्र पर। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या मिला था? बहुत सारा सोना मिला था, तो इसने इसको सोने की नगरी कह दिया था। क्या कहा था? सोने की नगरी। किसको? मुल्तान को, चूंकि यहाँ पर इसको बहुत सारा सोना मिला था। तो ये आपको याद रखना है। देखो, अरबों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो इसको क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, स्वर्ण नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत सारा क्या मिला था? सोना, गोल्ड मिला था, इसलिए। कासिम ने सिंध में कौन से नए सिक्के चलाए थे? तो याद रखिएगा, जो नए सिक्के चलाए उनका नाम क्या था? दिरहम। वहाँ राजा बनेगा, वहाँ की चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तो उस नए सिक्के भी जारी किए, उसका नाम क्या रखा? दिरहम। ठीक है, अरबों के आक्रमण का अरबों के आक्रमण का मुख्य धार्मिक उद्देश्य क्या था? तो ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अरबों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल और केवल इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था, इसलिए अरबों ने आक्रमण किए थे। क्योंकि उस समय वहाँ का खलीफा कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। गवर्नर कौन था इराक का? अल हज्जाज था। आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो भारत की अपार धन संपदा को लूटना। उद्देश्य क्या था? आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और अरबों का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? अपार धन संपदा को लूटना। सिंध ने अरबों में किन पशुओं के पालने की शुरुआत की थी? तो अरब, याद रखिएगा, ऊंट। क्या पालना शुरू किया था अरबों? सिंध ने ऊंट। पहले सिंध आपका कहाँ था? भारत में था, जो पाकिस्तान का हिस्सा था वहीं सिंध पड़ता है। तो ये ऊंट पालने की शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की थी। सिंध ने अरबों में खेती कौन सी शुरू करी? तो खजूर की खेती शुरू की। 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि जानवर कौन सा पालना शुरू किया, तो ऊंट पालना। तो जानवर कौन सा था आपका? ऊंट था। और मुख्य खेती की बात करें तो कौन सी खेती शुरू की थी सिंध में इन्होंने? तो ये खजूर की खेती शुरू की थी। आपको पता है, जो इराक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो अधिकतर ऊंट और खजूर की खेती होती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ सिंध में भी इसको शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। किस भारतीय खगोल शास्त्री की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था? तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी उसका नाम क्या था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है, तो क्या नाम है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसका अरबी में अनुवाद किया गया और नाम क्या रखा गया इसका? सिंधिद। क्या नाम रखा गया था? सिंधिद नाम रखा गया। 3 चीजें याद रखनी है कि ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम क्या था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और नाम क्या रखा गया इसका? सिंधिद रखा गया। नीचे क्वेश्चन है कि अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। ब्रह्मगुप्त की किस पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया गया था या अनुवाद हुआ? तो क्या नाम था उसका? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और अरबी भाषा में इसका नाम क्या रखा गया था? सिंधिद। ठीक, सिंधिद। कह रहा खंड खादक पुस्तक का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया था? अल अरकंद नाम से। किस नाम से? अल अरकंद। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। अरबी भाषा में नाम क्या है इसका? सिंधिद। खाद्य खंडक या खंड खाद्यक, खंड खाद्यक पुस्तक का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो ये याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? अल अरकंद नाम था। भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9 को अरबों ने क्या नाम दिया था? तो इसको कहा था हिंदसा। ये अंक है ना 0 से 9, तो इसको हिंदसा कहा था। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो पंचतंत्र के लेखक पहले बताओ। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। लेकिन पूछ रहा है कि इनकी एक रचना है पंचतंत्र, और
पंचतंत्र का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? अरबी भाषा में। अब जब अरबी भाषा में अनुवाद किया जाएगा तो इसका कुछ नाम रखा जाएगा, तो इसका नाम कलीला व दिमना रखा गया। क्या नाम था? कलीला व दिमना नाम रखा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता का अरबी अनुवाद किसके समय हुआ था? तो खलीफा कौन था? हारून अल रशीद के समय। कौन था? हारून अल रशीद के समय। अरबों ने भारतीय ज्योतिष और गणित को कहाँ पहुँचाया? तो याद रखिएगा, ये कहाँ पहुँचाया था? अरब वालों ने यूरोप में। ठीक है, भारतीय विद्वान कनक किस क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में बगदाद गए थे? तो याद रखिए, खगोल विज्ञान और गणित के रूप में। ये कौन? कनक नाम के जो भारतीय विद्वान थे, ये बगदाद गए थे। बगदाद कहाँ है? इराक में, वहीं खलीफा बैठता था। किस अरब विद्वान ने भारतीय ज्ञान की बहुत प्रशंसा की है? तो ये किसने की है? तो याद रखिएगा, अल जाहिज ने। किसने की है? अल जाहिज ने भारतीय ज्ञान की बहुत प्रशंसा की है। अरबों का प्रतिरोध और अंत यहाँ पर बात कर लेते हैं। कह रहा कि किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका था? गुर्जर प्रतिहार वंश। थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर समझ में आए। ठीक है, कह रहा किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका था? तो ये कौन था? ये नागभट्ट प्रथम था। इसने अरबों को आगे बढ़ने से रोका था। चालुक्य वंश के किस शासक ने नौसारी के युद्ध में अरबों को हराया था? तो पुलकेशिन जनाश्रय ने। पुलकेशी जनाश्रय ने। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे, इन्होंने नौसारी के युद्ध में पुलकेशिन जलाश्रय को हराया था। कश्मीर के किस राजा ने अरबों के उत्तर भारत में प्रवेश को विफल कर दिया था? तो याद रखिएगा, ललितादित्य मुक्तापीड था, जिसने, ये कश्मीर का राजा था, और इसने अरबों के आक्रमण को उत्तर भारत में क्या कर दिया? प्रवेश से विफल कर दिया था, ललितादित्य मुक्तापीड ने। ठीक है, बप्पा रावल किस मेवाड़ वंश के शासक थे जिन्होंने अरबों को खदेड़ा था? तो याद रखिएगा, बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के गुहिल शासक थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के गुहिल शासक। इस चीज को आपको याद रखना। ये कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के गुहिल, और ये गुहिल को हम लोग सिसोदिया कहते हैं। ठीक है, बप्पा रावल। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा, खलीफा के आदेश पर उसे बंदी बनाकर इराक ले जाया गया और मार दिया गया। ठीक, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो बगदाद के खलीफा ने उसको बुलवाया और उसको मार दिया। ताहिर की पुत्रियों को कासिम ने कहाँ भेजा था? तो खलीफा के पास भेजा था, उपहार स्वरूप ताहिर को मार दिया। उसकी दो पुत्रियां थी, एक तो सूर्या देवी और एक परमल देवी थी। कौन कौन थी? सूर्या देवी और परमल देवी थी। उसने इसको वहां भेज दिया था। और कासिम ने कहाँ भेजा था? तो खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया था। इतिहासकार लेनपूल ने अरबों की सिंध विजय को क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि इतिहास की एक घटना मात्र है, इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 38 नंबर कह रहा है, अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, अरब आक्रमण के समय अगर सिंध की राजधानी पूछेगा तो अरोड़ थी, या कभी कभी ये अलोर भी लिख देता है। ठीक, अलोर या अरोड़, तीन में से कोई भी आ सकता है। बौद्ध भिक्षुओं ने सिंध में किसका साथ दिया था? तो याद रखिएगा, बौद्ध जो भिक्षु थे वहां पर उस समय क्या था? थोड़ी अशांति फैली हुई थी, तो इसलिए उन्होंने किसका साथ दे दिया था? अरबों का साथ दे दिया था। जाट और मेघ जातियों ने कासिम का साथ क्यों नहीं दिया था? क्योंकि राजा ताहिर के शासन में उनके साथ भेदभाव होता था, जाट और मेघ जातियों ने, इसलिए यहाँ पर कासिम का साथ दिया था। राजा दाहिर जब रहते थे तो उनके शासनकाल में भेदभाव होता था, तो जाट और मेल जातियों ने कासिम का साथ नहीं दिया। अगर दे देते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये आक्रमण कर पाते। सिंध पर अरबों का शासन कितने समय तक प्रभावित रहा था? तो लगभग याद रखिएगा 15 से 20 साल तक, नहीं 712 से अरबों का काफी समय तक, 812 912, मतलब लगभग 150 से 200 साल तक इनका शासन वहां चला था। क्वेश्चन नंबर 42 चलेगा।
तो अरबों के शासन के समय के प्रभावी रहा तो 1.5 से 2 सदियों तक। दशक तो 10 होता, सदी 100 होता, तो 150 से 200 साल तक। उमैयद खिलाफत के बाद किस खिलाफत ने सिंध पर नियंत्रण रखा था? उमैयद के बाद अब्बासी खिलाफत आ गया था। उमैयद खिलाफत के बाद कौन आया था? अब्बासी खिलाफत आया था। अरब आक्रमण के बाद भारत में अगला बड़ा मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ था? तो मैंने बताया था ना, पहले अरब आए थे, फिर कौन आया था? तो तुर्क आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुर्कों का। और तुर्कों में कौन आया था? तो महमूद गजनवी आया था, या गजनी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अरबों ने सिंध के स्थानीय लोगों को क्या दर्जा दिया? तो याद रखिएगा, जो अरब के स्थानीय लोग थे उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी मतलब जिम्मेदार नागरिक, इनकी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। ठीक, तो जिम्मी कहा जाता था, संरक्षित नागरिक होता। जिम्मी का अर्थ क्या है? संरक्षित नागरिक। ठीक, कासिम ने प्रशासनिक कार्यों के लिए किन अधिकारियों को बनाए रखा था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो था, प्रशासनिक कार्यों के लिए इसने स्थानीय हिंदू अधिकारी बनाए थे। मतलब वहीं के लोगों को वहाँ का अधिकारी बना दिया था, ताकि ये लोग अच्छे से इसकी देखभाल कर सकते हैं। सिंध की विजय से अरबों को भारत के किस मार्ग की जानकारी मिली थी? तो सिंध विजय से जो अरबों को भारत के थल और जल दोनों की जानकारी मिली थी, क्योंकि ये लोग जो आते थे वो वहाँ से राजस्थान वाला रेगिस्तान का एरिया था, थल का पता था। लेकिन बाद में जब देखा कि भारत के पास ये रास्ता है, तो जल का भी इनको क्या हुआ था? मार्ग का पता चला था। कासिम ने सिंध में किस नए शहर की स्थापना की थी? तो महफूजा या मंसूरा शहर की? सिंध में एक नया शहर बसाया था, उसका नाम महफूजा या मंसूरा था। चाहे महफूजा आ जाए या मंसूरा आ जाए, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भारत को क्या नाम दिया था? तो अल हिंद कहा था। जो अरब भूगोलवेत्ता है उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था? तो अल हिंद कहा था। क्या अरब आक्रमण भारत के गंगा के मैदानों तक पहुंच पाए थे? नहीं, पता है वो सिंध के जो मुल्तान का क्षेत्र है वहीं तक जीत पाए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था ना, सिंध और मुल्तान वाला, वो ही केवल जीत पाए थे। भारत पर आक्रमण का सबसे बड़ा दीर्घकालिक परिणाम क्या था? तो भारत का इस्लाम और अरब संस्कृति से पहला सीधा संपर्क हो गया था। ये इसका क्या था? भारत पर अरब आक्रमण का सबसे दीर्घकालिक परिणाम रहा था। इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 20 मिनट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।